है, ये 7 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 7 चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। हाँ राजदीप, जयेश, राजदीप। यस सर। जैसे कल हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, और ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्टरनेटिंग करंट में अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन क्या होता है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है। जैसे हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन हम लोगों ने देख लिया था। एसी करंट का इक्वेशन I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हम लोगों ने देखा था। या इसको कॉस के फंक्शन में भी हम लोगों ने देख लिया था कि I इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी होता है, या E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ये हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन के फॉर्म में देख लिया था। ये इक्वेशन का करंट का ये इक्वेशन है, ये वोल्टेज का इक्वेशन है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट के लिए हम लोग देखा था कि इसका जो वेव डायग्राम होता है, वेव ग्राफ होता है, ये कुछ इस तरह चलता है। फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, सेकेंड हाफ साइकिल में निगेटिव डायरेक्शन में होता है। मतलब T/2 के लिए ये रहता है, T/2 के लिए रहता है। ये टोटल टाइम पीरियड जो होता है, ये टाइम पीरियड होता है जिसको हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं। कॉस के लिए अगर हम देखें तो कॉस वेव में थोड़ा सा ये चेंज होता है वेव डायग्राम इसका, ये कुछ ऐसा होता है, इस टाइप से होता है। ये पॉजिटिव और ये इसका निगेटिव। इसका जो हाफ साइकिल कंप्लीट होता है, हाफ साइकिल यहाँ पे आके कंप्लीट होता है, मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कंप्लीट 1 साइकिल होता है इसका। इसमें जो ओमेगा था, ओमेगा को हमने बताया था कि ओमेगा क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है। इसमें आई को बताया था कि आई इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस करंट है। आई नॉट बताया था कि यह मैक्सिमम करंट है। E इक्वल टू बताया था इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या ईएमएफ है। और E नॉट बताया था मैंने कि E नॉट जो है यह मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज है। ओमेगा को मैंने बताया था कि ओमेगा इक्वल टू 2πf के इक्वल होता है, जहां पे f जो है फ्रीक्वेंसी है, f जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है। और ओमेगा को मैंने बताया था कि टी के फॉर्म में, यानी कि टाइम पीरियड के फॉर्म में अगर लिखें, जहां पे टी क्या है, ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड, तो इसको टाइम पीरियड के फॉर्म में लिखें तो इसको हम लोग 2π/t लिख सकते हैं, जहां पे एफ जो होता है 1/t के इक्वल होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा और मैंने बताया था कि जो एसी होता है वह डीसी से काफी चीपर होता है। मीन्स डीसी का अगर हम डायग्राम देखें तो डीसी जो है वह इस तरह से स्टेट, मतलब इसमें किसी बार कोई चेंजेस नहीं होता है, या डीसी कुछ इस तरीके से रन करती है, जबकि एसी के रन करने का डायग्राम ऐसा है। मैंने ये भी बताया था कि एसी जो है 99% पूरे वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है, जबकि डीसी 1 या उससे भी लेस यूज किया जाता है। इसका रीजन भी मैंने बताया था कि एसी जो है चीपर होता है, इसको आसानी से वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जा सकते हैं। इसके अलावा एसी को रेक्टिफायर की हेल्प से हम लोग डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन भी किया जा सकता है ट्रांसफार्मर की हेल्प से या स्टेबलाइजर की हेल्प से। तो ये सारी चीजें एडवांटेज थी एसी की। इसके अलावा मैंने बताया था कि एसी में जो 3 चीजें हम लोग यूज करते हैं जनरली। पहला बताया था हमने कि रेसिस्टर लगाते हैं, रेसिस्टर मतलब रेसिस्टेंस, जिसका साइन कुछ इस तरीके से होता है। ये आर है, ये आर जो है एसी एंड डीसी
ये दोनों को ही क्या करता है, अपोज करता है, ये बताया था मैंने। दूसरे में बताया था कि इंडक्टर लगाते हैं, इंडक्टर, इसमें बताया था कि इसका साइन कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही इसमें एसी करंट देते हैं तो इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, क्योंकि एसी जो है हर हाफ साइकिल पे इसकी फ्रीक्वेंसी और इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जो एसी को अपोज करता है। और इसके लिए फार्मूला होता है -LdI/dt। ऑलरेडी पिछले चैप्टर के लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, जहां पे एल जो है इसका सेल्फ इंडक्टेंस है। लेकिन यह डीसी को अपोज नहीं करता है। यह क्या करता है, इंडक्टर एसी को अपोज करता है बट डीसी को अपोज नहीं करता है, नो अपोज। या डीसी को अपोज नहीं करता है। डीसी कांस्टेंट होने की वजह से अगर आई की जगह पे कोई कांस्टेंट वैल्यू मैं रख दूं तो यहाँ पे जो ईएमएफ होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो के इक्वल होता है। तो ये जीरो होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, डीसी को अपोज नहीं करेगा। और तीसरा मैंने बताया था, इसमें कैपेसिटर लगाते हैं। तो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर जो है कुछ इस तरह से होता है, ऐसा। और इसको जब हम एसी डीसी से कनेक्ट करते हैं, डीसी का सिंबल इस तरह से होता है, वी वोल्ट। बैटरी कोई लगी हुई है तो पहले ये पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा वाला प्लेट निगेटिव चार्ज होता है। और जैसे ही इसको चार्ज होने में बहुत ही एक छोटा इंस्टेंट लगता है, बहुत कम सेकेंड के अंदर ये चार्ज हो जाता है। तो जब तक चार्ज होता है तभी तक इसमें करंट फ्लो करती है, अदरवाइज इसमें से करंट बंद हो जाती है। मतलब ये क्या करता है, यह डीसी को अपोज करता है, ये डीसी को अपोज करता है। बट इसी में अगर हम लोग एसी करंट देते हैं तो उस सिचुएशन में इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है पॉजिटिव प्लेट को चार्ज करता है और निगेटिव टर्मिनल की वजह से ये वाली प्लेट निगेटिव चार्ज होती है। लेकिन इसका हाफ साइकिल कंप्लीट होने पर जैसे इसका डायरेक्शन चेंज होता है तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, मतलब इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। फिर अब इधर ये पॉजिटिव चार्ज होने लगता है और इधर धीरे धीरे निगेटिव चार्ज होने लगता है। फिर जैसे ही हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, मतलब फिर इसकी पोलैरिटी चेंज होती है, ये माइनस और ये प्लस में होने लगता है। तो फिर यहाँ पे प्लेट जो है उल्टे डायरेक्शन में चार्ज होने लगती है और इस तरह से इसमें कंटिन्यूअस करंट फ्लो होता रहता है। और इसमें यदि किसी बल्ब को कनेक्ट किया जाए तो यह कंटिन्यूअसली क्या करता है, यह ग्लो करता है। तो यहाँ पे यह एसी को अपोज नहीं करता है, नो अपोज। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीन चीजें देख ली कि रेसिस्टर जो होता है यानी रेसिस्टेंस जो होता है वह एसी और डीसी दोनों को ही अपोज करता है। इंडक्टर जो है सिर्फ डीसी को अपोज नहीं करता है, एसी को अपोज करता है। कैपेसिटर डीसी को बहुत शॉर्ट टाइम के लिए सपोर्ट करता है, नहीं तो उसको अपोज करने लगता है। बट एसी को पूरी तरह से सपोर्ट करता है, इसको अपोज नहीं करता है। तो इतनी सारी चीजें कल हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ लिया था। अब इसके आज आगे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं मीन आर एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। मीन आर एवरेज। हाँ बेटा। सर वो टॉपिक आपको सेंड किया था सर। अरे हाँ यार, तो मैं देखा ही नहीं यार। अच्छा ठीक है, आज छुट्टी है, मैं बताता हूँ उसको, ठीक है। मैं देखा ही नहीं बेटा, मैं भूल गया रात में, ठीक है। आज छुट्टी है, मैं बताता हूँ आपको, ओके। ओके सर। हाँ इसको अपन बाद में लिख लेंगे, ठीक है। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, ठीक है, अभी लिखेंगे। जयेश। यस सर। ठीक है। अब इसका बेटा
इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स है, ठीक है, यह मैथमेटिकल चैप्टर है, तो थोड़ा सा इसमें आप लोग के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बायो के स्टूडेंट के लिए जरूर थोड़ा सा रहता है, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ज़्यादा आएगा, तो थोड़ा सा इसको समझना रहेगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मीन और एवरेज। मीन और एवरेज, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हम लोगों को देखना है। तो जैसे आप देखिए, हम जानते ही हैं कि एसी करंट का जो इक्वेशन होता है वो होता है I = I0 sin ओमेगा टी। I = I0 sin ओमेगा टी, इसका हमें मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे, जैसे आप जानते हैं कि जो एसी करंट होती है वह इस तरह से कुछ रन करती है, इसका इस तरह से ये ग्राफ होता है। अब आप इसमें देखेंगे कि इसका जो पूरा टाइम पीरियड है, मीन्स वन साइकिल यहाँ पे आकर के कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें कि इसमें पूरा जो टाइम लगता है उसको अगर मैं टी मानता हूँ, तो इस टी टाइम पीरियड में हाफ टाइम पीरियड के लिए क्या रहता है, या पॉजिटिव डायरेक्शन में रहती है, और हाफ टाइम पीरियड के लिए क्या होती है, या निगेटिव डायरेक्शन में आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर जो जा रहा है एक्स एक्सिस से ये पॉजिटिव है, और एक्स एक्सिस से नीचे वाला निगेटिव है। एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज का मतलब ये है, जैसे इसमें हम लोग देखते हैं कि जो आई है, यह आई इंस्टैन्टेनियस करंट को बताता है, और आई नॉट जो है मैक्सिमम करंट को बताता है। तो यहाँ पे जो इंस्टैन्टेनियस करंट है, यह पार्टिकुलर टाइम टी पर बताता है कि कुल कितना करंट है। तो आप ये देखो कि जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता है, हर टाइम पर इंस्टैन्टेनियस करंट अलग अलग होगी, हर टाइम पर क्या होगा, इंस्टैन्टेनियस करंट ये अलग अलग होगी। तो इसका मतलब ये है, एवरेज का मतलब क्या रहता है, एवरेज का मतलब ये होता है कि हर टाइम के करंट को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और जितने टाइम के लिए हम लोग उसको ऐड कर रहे हैं उतने टाइम से उसको डिवाइड कर देंगे, यही क्या मिल जाएगा, मीन या एवरेज मिल जाएगा। अब यहाँ से सारे टाइम का अगर मैं जीरो से लेकर के टी टाइम के लिए अगर मैं इसको प्लस करता हूँ, तो कुल इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी राजदीप, अगर जीरो से लेकर के टी टाइम के लिए मैं प्लस करूं सारे करंट को, तो इसका सम कितना आएगा राजदीप जय, हैं 2I0 sin ओमेगा, 2I0 sin ओमेगा। अच्छा, ये अगर मैं यहां से यहां तक जाऊं, तो अभी मैं ये पूछ रहा हूं कि ये इतना पॉजिटिव है, जितना यहां से लेके यहां तक पॉजिटिव आएगा, और ठीक उतना ही ये निगेटिव आएगा, तो इसका यहां से लेके यहां तक का सम तो बेटा जीरो हो गया ना, ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, जितना पॉजिटिव है ठीक उतना ही निगेटिव है ना। यस सर। तो अगर कंप्लीट साइकिल के लिए मैं एवरेज निकालना चाहूं, तो इसका जो सम होगा, सम तो जीरो हो गया, यानी कि एवरेज जीरो आएगा। तो यहाँ पे हमें कोई भी मतलब नहीं निकलेगा कि हम कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज निकालें तो हमें क्या मिलेगा, वो तो जीरो ही मिलने वाला, मतलब एवरेज हम फाइंड ही नहीं कर सकते। एक्चुअल में करंट तो जाएगी, लेकिन उसका एवरेज जीरो हो जाएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि किसी टेस्ट में आपने 2, 4, 5 ऐसे नंबर पाए, या दूसरे टेस्ट में -2, -4, -5 पाए, तो अगर एवरेज निकाले तो ये तो क्या होगा, जितना प्लस था उतना माइनस हो गया, तो ये तो जीरो हो गया। तो इसलिए ये जीरो ना हो और एवरेज हमें पता चल जाए, तो हम क्या करेंगे कि हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे, यहां से लेकर के यहां तक निकालेंगे, यहां तक, और यहां तक कुल कितना होगा, t/2 टाइम होगा। तो सिर्फ इतना निकालें तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो इसमें हम लोग एवरेज फाइंड कर सकते हैं। तो हम हाफ साइकिल के लिए क्या फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे एवरेज फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे एवरेज फाइंड करेंगे बेटा, तो यहां से लेकर के यहां तक के सारे करंट को हम सम करेंगे। कौन सा करंट, तो इंस्टैन्टेनियस करंट, यानी कि हर टाइम पर जितना करंट हो रहा होगा उन सबका क्या करेंगे, सम करेंगे। और जितने टाइम के लिए निकाल रहे हैं, कितने टाइम के लिए निकाल रहे हैं, हाफ टाइम के लिए, यानी कि t/2 टाइम के लिए निकाल रहे हैं, तो t/2 से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा एवरेज मिल जाएगा। तो पहले इसका सम करें, तो सम का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि आई हो गया, ये इंस्टैन्टेनियस करंट, और यहां से यहां तक के सम के लिए क्या हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दें, क्या
इसको इंटीग्रेट कर दें टी के रिस्पेक्ट में, कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर के किस टाइम तक, t/2 तक, और जिससे हम जितने टाइम के लिए निकाल रहे हैं उसी टाइम से इसको डिवाइड कर दें t/2 से, तो क्या ये आई एवरेज मिल रहा है क्या बेटा, बोलो जय समीर। यस सर। ठीक है बेटा, ये हमने यहां से लेके यहां तक का सम किया, सम के लिए हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये इंटीग्रेट कर दिया और जितने टाइम के लिए इंटीग्रेट किया उसी टाइम से डिवाइड कर दिया 0 से लेकर के t/2 तक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आई एवरेज मतलब एवरेज करंट हो गया। अब इसको फाइंड आउट करें, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए बेटा ये t/2 नीचे है, तो इसको उल्टा कर दें तो ये 2/t बन जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा t/2। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो 0 to t/2, और इस i के प्लेस पे ये i की वैल्यू I0 sin ओमेगा t अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो ये मिल जाएगा I0 sin ओमेगा t इंटू में dt। देखो बेटा i इक्वल टू क्या है, I0 sin ओमेगा t, तो इस i के प्लेस पे हमने I0 sin ओमेगा t लिख दिया, t/2 ये रेसिप्रोकल होकर 2/t बन गया है। अब इसका सिंपल, अब मैथमेटिक्स सॉरी फिजिक्स तो बस इतना ही था, अब यहाँ से हम लोग मैथमेटिक्स इसका स्टार्ट कर देंगे। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है बेटा, तो आई एवरेज इक्वल टू 2/t, और इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए इसमें से I0 कांस्टेंट है, I0 बाहर आ जाएगा, तो इसको मैंने I0 को बाहर कर दिया, एक मिनट, I0 बाहर कर दिया। अब ये हो गया 0 to t/2 sin ओमेगा t इंटू में dt, तो 2I0 अपान में t, और इसका इंटीग्रेशन sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है, तो sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा बता दो सर, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। गुड, देखो इंटीग्रेशन sin थीटा डी थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है बेटा, ये इसका इंटीग्रेशन होता है, थीटा की जगह पे क्या है ओमेगा टी है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, बट यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे थीटा की जगह ओमेगा टी है, मतलब जो यहाँ के डिफरेंशिएबल क्वांटिटी जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसके साथ में एक यहाँ पे दूसरी भी क्वांटिटी लगी हुई है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में और उसको इसके डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा, और फिर यहाँ पे लिमिट लग जाएगी अपनी 0 to t/2। अब इसमें से ओमेगा जो है बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2I0 अपान में ओमेगा, और ये माइनस साइन को ही बाहर कर दें तो माइनस बाहर आ गया, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी 0 to t/2। अब इसमें लिमिट हमें ट्रांसफर करनी है, अच्छा यहाँ पे टी भी है, यहाँ पे लिमिट ट्रांसफर करनी है, पहले ही अपर लिमिट टी के प्लेस पर रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। जय समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, थोड़ा आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 2I0 अपान में टी ओमेगा, कॉस ओमेगा टी की जगह पे क्या लिखेंगे, तो कॉस ऑफ ओमेगा, और टी की जगह पे लिख देंगे t/2, तो कॉस ओमेगा t/2 बन जाएगा, माइनस अब टी की जगह पे 0 लिखेंगे माइनस लगा करके, तो ये कॉस ओमेगा इंटू 0 कुछ ऐसा आ जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस I0 अपान टी ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी अपान में 2 माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0, तो ये हो जाएगा कॉस 0। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू कितना होता है 2 अपान में टी होता है, अभी बताया था मैंने, तो देखा तो ओमेगा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस ओमेगा, यहाँ भी ओमेगा टी दिख रहा है, यहाँ भी ओमेगा टी दिख रहा है, दोनों की जगह पे 2 रख दो, ये माइनस 2I0 अपान में 2 हो गया इंटू कॉस 2 अपान में 2, कॉस 2 अपान में 2 माइनस का कॉस ऑफ 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये मिल गया है माइनस I0 अपान में पाई इंटू कॉस ओमेगा कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है मालूम है? सर माइनस -1। गुड,
-1 होती है, तो -1 अक्रॉस 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो ये भी हो गया -1। ये -1 कितना हो गया, -2, माइनस से माइनस इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2I0 अपान में पाई। ये हमें मिल गया आई एवरेज मिल गया। अब इसको यदि न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखें तो न्यूमेरिकल फॉर्म में ऐसा लिखा जा सकता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो इसको न्यूमेरिकल में अगर चेंज करें तो 0.637 हो जाएगा। 2 को 3.14 से डिवाइड करें तो 0.637 और आई नॉट तो ऑलरेडी है ही, तो ये आई नॉट हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि आई एवरेज इक्वल टू, या तो आप 2I0 अपान में पाई लिखो, या आई एवरेज इक्वल टू 0.637 I0 लिखो। कहने का मतलब ये हो गया कि हाफ साइकिल में जो एवरेज करंट होता है वह मैक्सिमम करंट का 0.367 टाइम होता है, इतना गुना होता है। अगर इसको परसेंट में हम लोग लिखना चाहें तो परसेंट में भी लिख सकते हैं। परसेंट में कितना आ जाएगा बेटा, या आई एवरेज इक्वल टू, ये कितना परसेंट बदलेगा बेटा, कितना परसेंट हो जाएगा, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 63.7 I0 परसेंट में बदल जाएगा बेटा, या इतना परसेंट ऑफ I0, मतलब मैक्सिमम करंट का 63.7% एवरेज करंट होता है। ये कितने टाइम के लिए हमने निकाला है, तो हाफ साइकिल के लिए। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपने मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट आपने फाइंड आउट कर लिया, कितने साइकिल के लिए, तो हाफ साइकिल के लिए। ठीक है बेटा, क्लियर है, कुछ पूछना है इसमें? सर जयेश क्लियर है सर। ओके, समझ में आया बेटा? चलिए अब हम लोग आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट फाइंड आउट करने वाले हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, दूसरा टॉपिक है अपना रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसको शॉर्ट में आरएमएस या IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इसको कहा जाता है शॉर्ट में IRMS या VRMS से इसको हम लोग लिखते हैं। अब इसमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग इसको देखें। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास यहाँ पे रेसिस्टर है, और इस रेसिस्टर को हमने एक एसी सोर्स के एक क्रॉस हमने कनेक्ट किया है, और इसी रेसिस्टर को हमने एक डीसी सोर्स के एक क्रॉस कनेक्ट किया है। ये डीसी सोर्स है। जैसे ही इसमें करंट फ्लो होती है दोनों सिचुएशन में, तो आप देखेंगे कि जो रेसिस्टेंस है यहां से हीट प्रोड्यूस होता है, जिससे कि कुछ एनर्जी क्या होती है, बाहर होती है, हीट बाहर निकलती है, यहां से एनर्जी कुछ बाहर आउट होती है। सेम वैसे ही यहां भी होता है, यहां भी होता है, लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे करंट जो है बिल्कुल डायरेक्ट जा रहा है, इसमें वैल्यू चेंज नहीं हो रही है।
तो हमेशा क्या होगा, सेम अमाउंट की एनर्जी बाहर होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो चेंज होता रहता है, यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है, डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है। तो यहाँ से एकदम से कंटिन्यूअसली कांस्टेंट एनर्जी आउट नहीं होगी। लेकिन ये देखा जाए कि अगर मान लो कि इसको हमने 10 सेकेंड तक ऑन किया, जितनी एनर्जी आउट हुई, अगर ये हम देखें कि उतनी एनर्जी यहां से निकलने में जितना टाइम लगता है, उसी को हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहेंगे। ठीक है बेटा, सेम एनर्जी, जैसे मान लो कि 10 जूल की एनर्जी यहां से मान लो कि 5 सेकंड में निकली, तो यहां से हम देखेंगे कि 10 जूल की एनर्जी कितने टाइम में निकल रही है, उसी को हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। अब यहां से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसके देखिए। तो पहले इसका उल्टा चले बेटा, देखो स्क्वायर यानी कि जो हमारा करंट होता है उसका स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन लेना है, फिर उसका स्क्वायर रूट करना है। ठीक है बेटा, बस यही काम करना है। क्या करना है, पहले स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन निकालना है, फिर उसका क्या करना है, रूट निकालना है। अगर इतना काम कर दें तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो जैसा कि हम जानते हैं आई इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये किसका इक्वेशन है, एसी करंट का, ये एसी करंट का इक्वेशन है। अब हमें इसका हाँ बेटा बोलो। सर जो पिछले क्लास 11th में सर गैस वाले चैप्टर में था वही है ये IRMS? कौन सा, किस में था सर? गैस एक चैप्टर था ना, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, थ्योरम ऑफ गैस। अच्छा 11th क्लास की बात कर रहे हैं, 11th क्लास की? यस सर, काइनेटिक एनर्जी वाला। काइनेटिक एनर्जी वाला, लेकिन वहां तो करंट के बारे में बात नहीं हो रही थी ना, वहां पे गैस के बारे में बात हो रही थी। सर वहां पर भी था ना? हाँ मिलता जुलता है, वहां भी आरएमएस हम लोग निकाले थे, लेकिन उसे ये हट करके है। ठीक है, निकाल तो ऐसे ही रहे थे। ओके सर। अब यहाँ पे I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर मीन रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका IRMS अगर हम लिखे तो IRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इक्वल टू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले स्क्वायर करना है, मतलब इस इंस्टेंटेनियस करंट का हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिया। उसके बाद मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकालेंगे, तो देखो बेटा यहाँ पे पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए ले रहे हैं, यहाँ पे इसको पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए ले रहे हैं। रीजन क्या है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है। तो स्क्वायर की वजह से क्या होता है, जो निगेटिव आता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये पूरे कहां से कहां तक, पूरे कंप्लीट वन साइकिल टी तक निकालेंगे, ये पूरे यहां से यहां तक निकालेंगे। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऐड करने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक ऐड करेंगे, तो 0 से लेकर के टी टाइम तक। तो 0 टू टी टाइम तक इसको ऐड किया, मतलब इंटीग्रेट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टी। उसके बाद क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। अभी तो हमने रूट मीन ये कर लिया, अब इसका मीन के लिए क्या करेंगे, जितने टाइम के लिए इसको निकाल रहे हैं ठीक उतने ही टाइम से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो टी से हमने डिवाइड कर दिया, ये हो गया स्क्वायर मीन। अब उसके बाद चाहिए रूट, तो रूट के लिए क्या करते हैं बेटा, तो रूट के लिए इसको स्क्वायर रूट के अंदर डाल दो। समझ में आ गया जयेश, आपको बेटा समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इतना काम हमने कर लिया। अब इसमें अब हमारा फिजिक्स खत्म हो गया बेटा, अब मैथमेटिक्स फिर चालू हो गया यहाँ पे। ठीक, आप क्या करो, आप 1 मिनट के लिए आप रूट को हटा दो, और रूट को हटा करके कुछ ऐसा लिख दो इसको। ये 1/t है, तो 1/t को मैं इधर लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन 0 टू टी आई स्क्वायर इंटू में dt। ये ऐसा लिख दिया, और जो रूट हटाया रूट के प्लेस पे 1/2 ऐसा लिखा जा सकता है ना, रूट के प्लेस पे 1/2 भी लिखते हैं। अब यहां से i की वैल्यू ये रख दो बेटा, तो अगर i स्क्वायर है तो यहाँ पे भी i नॉट का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/t इंटीग्रेशन 0 टू टी, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे i नॉट स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ पे आ जाएगा dt पावर में 1/2। अब देखो बेटा इंटीग्रेशन करते समय 1/2 का कोई रोल नहीं है,
क्योंकि 1/2 तो पावर के बिल्कुल मतलब सबके बाहर है। आप सिर्फ नॉर्मली इसी को आपको इंटीग्रेट करना है। फिर इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा और क्या होगा आप देखिए। IRMS इक्वल टू, देखो बेटा ये जो आई नॉट का स्क्वायर है ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, मतलब आई नॉट स्क्वायर अपान में टी, ये बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपान में टी, इंटीग्रेशन लग गया 0 टू टी, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, पावर में 1/2। अब बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि स्क्वायर वाले फंक्शन को, जो ट्रिग्नोमेट्री होते हैं, सबका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है। जिनका डिफरेंशिएशन स्क्वायर में आता है बस उसी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन किसी का भी डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर में नहीं आता है। जैसे सेक स्क्वायर आता है, कोसेक स्क्वायर आता है, तो उनका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पे इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। बायो वाले स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं फार्मूला लिखता हूँ कि इसका फार्मूला क्या है। और आप लोग तो मैथ्स वाले हो, तो मैथ्स में तो ऑलरेडी पता है ही, या 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ये पढ़ के आए थे। हम लोगों ने cos 2 थीटा की आइडेंटिटी पढ़ी थी। cos 2 थीटा की 4 आइडेंटिटी होती है, उसमें से एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ा था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप इधर लेके आओ, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा अपान में 2। इस 2 को इधर भेज दिया, ठीक है बेटा, ये आइडेंटिटी है। अब देखो ये इसके जैसा है, थीटा की जगह पे ओमेगा टी है, बाकी सारी चीजें सेम है, तो इसके प्लेस पे ये वाली वैल्यू हम ट्रांसफर करेंगे, तो ये कुल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपान में टी इंटीग्रेशन 0 टू टी, और इसके प्लेस पे लिख देंगे 1 - 2 ओमेगा टी, सॉरी 1 - cos 2 इंटू ओमेगा टी अपान में ये होल अपान में 2, होल अपान में 2 ये आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा आपका dt पावर 1/2। बेटा ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। ओके सर। हाँ सर जयेश कुछ पूछ रहा था। हाँ जयेश बोलो बेटा। जयेश सर मैं फॉर्मूला जो अभी बनाया ना सर, जो जिसको अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं, हाँ हाँ सर उसको फिर से समझा दीजिए एक बार कि वो बना कैसे, अपन ने क्या किया। ये मैंने नहीं बनाया, हाँ RMS वाला ये तो किसी ने बना के दे दिया जो हम लोगों को परेशान करता है, ठीक है। ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला मैंने जरूर बनाया। इसको मैंने इस वाली टर्म को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया और इसको ट्रांसफर कर दिया राइट साइड में, ऐसा हो जाएगा ना सर? ये वाला नहीं सर, सर वो IRMS वाला। अच्छा यहां से ये वाला, हाँ देख इसके नाम तो जाओ, इसके नाम पे जाओ, इसके नाम पे क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर। तो इसको उल्टा चलें, पहले हमें हमारे पास जो करंट का इक्वेशन है पहले उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने के बाद से उसका मीन निकाल लो, मीन निकालने के बाद से उसका स्क्वायर रूट ले लो, बस यही है। पहले हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन निकालना है, और मीन के बाद से उसका क्या निकाल लेना है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमारे पास जो करंट है, करंट अच्छा कितने साइकिल के लिए, कंप्लीट 1 साइकिल के लिए ले रहा हूं मैं, कंप्लीट 1 साइकिल के लिए ले रहा हूं 0 से लेकर के t तक। तो कंप्लीट 1 साइकिल में हमारे पास जो करंट के इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमने आई का स्क्वायर किया, मतलब यहां से लेकर के यहां तक इसका स्क्वायर किया, तो स्क्वायर लिख दिया। अब हमें पूरे यहां से लेकर के हर इंस्टेंट पर कुल जितना जितना करंट है वो सारे करंट की वैल्यू को हमें ऐड करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे बेटा, तो जोड़ने के लिए ऑलरेडी फिजिक्स में सबसे बढ़िया एक तरीका हम लोगों ने अडॉप्ट कर रखा है, जो कि इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक 0 से लेकर के t तक इंटीग्रेट कर दिया, मतलब इसमें इंटीग्रेशन लगा दिया, कहां से 0 से लेकर t तक। अच्छा उसका मीन निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितने टाइम के लिए हमने ऐड किया है
उसी टाइम से इसको डिवाइड कर दिया। तो ये तो मिल गया क्या, इस मीन स्क्वायर इतना आ गया। अब उसका रूट निकालना है। dt कहाँ से आया? हैं? इसमें dt कैसे आया? ये dt, अरे भाई हाँ सर। इंटीग्रेट करने के लिए एक ऑपरेटर लगाते हैं ना, किसी भी क्वांटिटी को जब ऑपरेट करते हो तो किसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। जैसे मान लो कि x की पावर n का इंटीग्रेट करना है तो आप ये तो लगाते हो। इंटीग्रेशन का साइन तो सिर्फ इतना ही होता है, यही सिर्फ इंटीग्रेशन साइन है। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है वो आगे d के साथ में लिखना पड़ता है। एक तरीके से ये ऑपरेटर कहलाता है। ये d के साथ में जो क्वांटिटी लगी है इसी के रिस्पेक्ट में आपको इसको इंटीग्रेट करना है। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही अपन d बाई डी एक्स ऐसे नीचे भी लिखते थे। और मान लो कि x पावर n, इसका मतलब कि इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। अगर t है तो t के रिस्पेक्ट में, p है तो p के रिस्पेक्ट में, c है तो c के रिस्पेक्ट में। जो यहाँ पे d के सामने लिखोगे उसी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना होगा, जो यहाँ पे लिखोगे उसी के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना होगा। क्लियर हो गया? ये पूरा ये और ये पूरा एक इंटीग्रेशन का पार्ट है। मतलब कि जो हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये इंटीग्रेट करने के लिए इंडिकेट करता है और ये बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। क्लियर हो गया? यस सर। ओके। और इधर बताऊं कि हो गया, समझ में आ चुका है ये? सर इन वैल्यूज को याद कैसे करेंगे? तो बहुत लंबी लंबी वैल्यूज है। क्या बोल रहा है? जो वैल्यू आ रही है ना लास्ट में, हाँ हाँ सर उनको याद करना बहुत मुश्किल होगा। वैल्यू मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वो ना, न्यूमेरिकल वैल्यू। यस सर, न्यूमेरिकल बाद में एक्सप्रेशन में। तो वो तो सिंपल है। वो क्या था, वो तो मैथमेटिक्स था गया। पाई की वैल्यू रख करके बस डिवाइड तो करना था। पाई की वैल्यू रख करके डिवाइड करना था, वो याद नहीं करना है। पाई की वैल्यू रख करके जैसे 2 में पाई आया था ना, 2 में पाई इंटू आई नॉट आया था, यही आया था ना। तो पाई की वैल्यू रख करके उसको डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है? ओके सर। चलिए अब यहां से हम लोग देखें कि इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो देखिए बेटा, ये जो 2 है फिर ये कांस्टेंट हो गया तो 2 को बाहर कर देंगे तो कुल मिलाकर के ये मिल जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपान में 2t। ये तो बाहर हो गया, इंटीग्रेशन बन गया 0 to t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी 2 ओमेगा टी और इंटू में dt और होल पावर 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। अब ये मिल जाएगा आपको आई नॉट स्क्वायर अपान में 2t और इसका इंटीग्रेशन अब लिखना है बेटा, इसका इंटीग्रेशन। तो 1 का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? t होगा बेटा। 1 का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन t होगा तो हम लिख देंगे यहाँ पे t, फिर माइनस लगा है cos 2 ओमेगा t। तो cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन, जैसे cos थीटा, मान लो कि ये पूरा थीटा होता तो cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? साइन थीटा। तो थीटा की जगह पे 2 ओमेगा टी है तो ये कुल मिला के आ गया साइन 2 ओमेगा टी। लेकिन 2 ओमेगा टी को फिर अलग से डी बाई डी एक्स करना है, डी बाई डी टी करना है और इसके डियामीटर में लिखना है। तो टी का डी बाई डी टी कितना हो जाएगा 1, तो बच गया 2 ओमेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ओमेगा और साथ में हम क्या लेके आ जाएंगे इधर पावर में 1/2 और इसकी लिमिट भी लगाएंगे कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर के t तक और ये होल पावर तो 1/2 यहां बाहर आएगा। ठीक है? अब यहां पे देखो 2 ओमेगा, इसका अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो एलसीएम लेंगे तो आई नॉट स्क्वायर अपान में 2t और एलसीएम इधर आ जाएगा। तो या तो पहले आप लिमिट ट्रांसफर कर लो, लिमिट ट्रांसफर कर लो इसका। तो लिमिट ट्रांसफर करेंगे तो पहले अपर लिमिट, तो इस t की जगह पे कैपिटल T आ जाएगा माइनस का, फिर 2 साइन 2 ओमेगा इंटू कैपिटल T अपान में ओमेगा 2 ओमेगा, ये मिल जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे अब 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, ये तो 0 हो गया माइनस, फिर यहाँ पे 0 रख दिया t की जगह पे तो साइन 2 ओमेगा 0, तो ये तो साइन 0 हो गया। साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है तो यहाँ पे सीधे सीधे मैंने 0 कर दिया, मतलब कि ये पूरी टर्म ही क्या बन गई बेटा, 0 बन गई। और यहां से ये आपकी पावर आ गई 1/2।
कुल मिला के हमें मिला आई नॉट स्क्वायर अपान में 2t, और इसका अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी, और होल अपान में कितना आ जाएगा, होल अपान में आ गया 2 ओमेगा की होल पावर 1/2, ये 2 ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कुल मिलाकर के हो गया आई नॉट स्क्वायर अपान में 4 ओमेगा टी, ये यहाँ पे आ गया, और इधर रख दो बेटा तो 2 ओमेगा टी, तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है, तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ओमेगा टी इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई होता है, ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई, तो इसकी जगह पे 2 इंटू 2 पाई माइनस ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 2 पाई, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब ये मिल गया आपका आई नॉट का स्क्वायर अपान में 4, और ओमेगा टी की जगह पे फिर क्या लिख दें 2 पाई, तो यहाँ पे आ गया आपका 2 पाई इंटू, ध्यान दो बेटा ये साइन 4 पाई हो गया, साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई सभी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, समझ में आ गया, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, और यहां मिल गया 4 पाई इन माइनस का 0, तो कुल मिलाकर के अच्छा पावर 1/2 बेटा है, पावर 1/2। अब यहाँ पे देखोगे तो 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया, हाँ बेटा बोलो बोलो। सर साइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई सर 1 होता है ना? मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होता है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो ये क्या होता है 0 डिग्री, और यहाँ पे होता है पाई डिग्री। एक्स एक्सिस पर साइन की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, आप चेक करके देखो, साइन 0 होता है बेटा। अगर साइन पाई की वैल्यू करोगे तो देखो यहाँ पे कैसे निकलेगा, साइन पाई इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो बेटा, साइन पाई/2 प्लस पाई/2, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा, यानी कि कॉस पाई/2, और कॉस पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है, समझ में आया क्या, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो पाई के मल्टीपल जितने भी होंगे, पाई के जितने भी मल्टीपल होंगे सबकी वैल्यू क्या होगी, साइन में 0 होगा, और कॉस में पाई के जितने मल्टीपल होंगे वो सब -1 देंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, अब आपको ये मिल गया है कितना, आई स्क्वायर अपान में 2 की होल पावर 1/2, अगर मैं पावर को हटा करके रूट लगा दूं तो ये कितना मिल जाएगा बेटा, आई स्क्वायर था तो आई बन गया, आई नॉट बन गया अपान में √2, यही है बेटा IRMS, मतलब हमें मिल गया देयरफॉर IRMS इक्वल टू आई नॉट अपान में √2, यही IRMS या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। अब इसको यदि न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखें बेटा, तो इसका न्यूमेरिकल फॉर्म में जो वैल्यू होती है, अगर √2 की वैल्यू रख दे इसमें, तो √2 कितना होता है मालूम है, IRMS इक्वल टू √2 होता है 1.414, ये √2 की वैल्यू होती है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दे 1/414 को, तो 0.707 आएगा, तो ये हो जाएगा 0.707 ये इतना मिल जाएगा। और इसको परसेंट भी यदि हम कन्वर्ट करें तो IRMS इक्वल टू मिलेगा 70, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 70.7% ऑफ आई नॉट, ये सॉरी आई नॉट है, तो आई नॉट के बराबर मिल जाएगा, ये आपको मिल गया परसेंट में, ये परसेंट मिला। और अगर वैसे नॉर्मल देखें तो 0.707, मतलब ये हो गया कि किसी 1 कंप्लीट साइकिल के लिए यदि किसी इंस्टेंटेनियस जो करंट की वैल्यू रूट मीन स्क्वायर होगा, वह मैक्सिमम करंट का 0.707 टाइम होगा, या मैक्सिमम करंट का 70.7% होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। जयेश, राजदीप, यस सर। ओके, यस सर। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही।